हम लोग राजू सिंह जी को समर्थन और वोट नहीं करेंगे। अपने समाज से आरजू विनती यही करेंगे कि वे लोग भी राजू सिंह को वोट नहीं दे, क्योंकि उनके लोग राजू सिंह के कहने पर हम लोगों का जो पारू में मदन चौधरी जी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनको हराने के लिए वो लोग एड़ी चोटी का पसीना एक किए हुए हैं। लेकिन राजू सिंह को हराने के लिए हम अपने वैश्य बंधुओं से आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी शर्त पर राजू सिंह को, हमारा वैश्य बंधु जो नौजवान साथी है, चाहे जो हमारा अभिभावक लोग हैं, वे राजू सिंह को वोट नहीं करें, क्योंकि राजू सिंह जन सेवक नहीं है, मूलतः वे व्यवसायी हैं। हम लोग एनडीए के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इस बार हम लोग चाहेंगे कि साहेबगंज का जो एनडीए का प्रत्याशी है वह चुनाव हारे। मैं अपने वैश्य बंधुओं से अंतिम में आग्रह करूंगा कि वैश्य बंधु इस बार राजू सिंह से परहेज करे। राजू सिंह जन सेवक नहीं है, वह प्योरली व्यवसायी है। अगर राजू सिंह इस बार हारेगा तभी साहेबगंज में कोई वैश्य या पिछड़ा यहाँ प्रतिनिधित्व कर पाएगा। कि आज तक कभी भी वैश्य समाज एनडीए का विरोध नहीं किया। आज वैश्य समाज का लड़का पारू विधानसभा से खड़ा हुआ है, तो वैश्य समाज के उम्मीदवार को हराने के लिए जो एनडीए के वहां के विधायक थे वे निर्दलीय नामांकन दिए हैं। यह जो नीति है, यह नीति अब चलने वाली नहीं है। वैश्य समाज एकत्रित हो गया है, जागृत हो गया है। फूट डालो शासन करो, वो नीति नहीं चलेगी। वो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है, हमारे नगर परिषद के सभापति जो कलावती जी हैं, उनको दर्शक दीर्घा में बैठाया गया है, और प्रमुख जो उनके स्वजाति से बिलोंग करते हैं उनको मंच पर आसीन किया गया है। यह वैश्य समाज के प्रमुख पर तमाचा मारने का काम किया गया है। अगर आज के डेट में वैश्य समाज नहीं जाएगा तो फिर वैश्य समाज मुंह दिखाने लायक यहाँ नहीं रहेगा, कभी भी वैश्य समाज नहीं जीतेगा। हम सभी वैश्य समाज के लोगों से आग्रह करते हैं कि हम लोग कदम में कदम मिलाकर सभी आपसी भेदभाव को भुलाकर पारू में मदन जी को जिताने का काम करे। और यह बता दे, अब वैश्य समाज सिर्फ वोट देने का काम नहीं करेगा, वैश्य समाज जो वोट देगा और आप राज करेंगे, यह नीति अब चलने वाला नहीं है। अगर वहां वैश्य समाज के हमारे एनडीए उम्मीदवार मदन चौधरी आ रहे हैं तो इसका खमियाजा साहेबगंज विधानसभा और बड़वाग विधानसभा में भी उनको भुगतना पड़ेगा। और एक जगह यहाँ पे पारू में अगर हमारे समाज के बेटे को टिकट दिया भी गया है तो वहां पे निर्दलीय अशोक सिंह लड़ गए, तो ये कहीं भी हमारे समाज के लिए सही नहीं है। हमारे समाज को अनदेखा किया जा रहा है। उन लोगों के मन में वैश्य समाज के लिए एक ऐसी भाव है कि यह समाज अगर पारू से हार जाता है तो साहेबगंज और पारू में फिर वैश्य कभी नाम नहीं लेगा। इसलिए वो लोग अपने एड़ी चोटी का पसीना एक किए हुए हैं कि वैश्य समाज कैसे पारू से हार जाए। हमारा यहाँ राजनीति सिर्फ हो रहा है कि किसी एक खास वर्ग को आगे बढ़ाना है, और खास वर्ग के लोगों को हर चीज में, चाहे सांसद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, प्रमुख का चुनाव हो, मुखिया का हो, चाहे ब्लॉक का बीडीओ हो, सीईओ हो, थाना हो, चाहे जहां भी देख लीजिए, हर जगह बच्चों से किसका है, हर जगह किसको लाया जा रहा है। देखिए, जब मैं बीजेपी का संस्थापक सदस्य रहा हूँ 1980 में, जब बीजेपी की पार्टी बनी थी, जनता पार्टी टूट करके, उस समय मैं सीएन कॉलेज का विद्यार्थी था और मैं उस समय विद्यार्थी परिषद का महासचिव था, महामंत्री था। उस समय से लेकर आज तक मैं बीजेपी के समर्थन में ही रहा हूँ। कई बार मैं जिला कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ। जिस समय भुवनेश्वर शुक्ला जी जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय यहाँ के माननीय मंत्री श्री राजू कुमार सिंह जी का जन्म राजनीति में नहीं हुआ था। उस समय से मैं भाजपा का सदस्य रहा हूं और भाजपा का वोट भी करते आया हूं। लेकिन इस बार हम लोग राजू सिंह जी को समर्थन और वोट नहीं करेंगे। अपने समाज से आरजू विनती यही करेंगे कि वे लोग भी राजू सिंह को वोट नहीं दे, क्योंकि उनके लोग राजू सिंह के कहने पर हम लोगों का जो पारू में मदन चौधरी जी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनको हराने के लिए वो लोग एड़ी चोटी का पसीना एक किए हुए हैं। उनकी संख्या 8% है, हमारी संख्या, हम लोगों की संख्या 22% है। हम लोग इस बार निर्णायक भूमिका में हैं कि यहाँ हम लोग राजू सिंह को हराएंगे
और कौन जीतेगा इसकी चिंता हमको नहीं है, लेकिन राजू सिंह को हराने के लिए हम अपने वैश्य बंधुओं से आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी शर्त पर राजू सिंह को, हमारा वैश्य बंधु जो नौजवान साथी है, चाहे जो हमारा अभिभावक लोग हैं, वे राजू सिंह को वोट नहीं करें, क्योंकि राजू सिंह जन सेवक नहीं है, मूलतः वे व्यवसायी हैं। आप हमारे समाज के जो लोग डीलर है, कोई भाई है हमारा, कोई भतीजा है हमारे समाज का, 20 किलो चावल गेहूं 17 किलो आता है, इस बात के लिए हम लोग उसको विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि राजू सिंह के लोग गोदाम से ही प्रत्येक पैकेट पर, बोरी पर 50 रुपया कमीशन उछलता है। मैं जानना चाहूंगा अपने जो उम्मीदवार हैं राजू सिंह जी, कि आखिर 50 रुपया किसको मिलता है, इसीलिए डीलर लोग कम देता है, तो हम लोग बर्दाश्त करते हैं कि अगर डीलर का विरोध करेंगे तो इसका लाइसेंस कैंसिल होगा और यह अपने रोजी रोटी से रोड पर आ जाएगा। हम इसीलिए चाहते हैं कि इस उम्मीदवार को, जो एनडीए का उम्मीदवार है, हम लोग एनडीए के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इस बार हम लोग चाहेंगे कि साहेबगंज का जो एनडीए का प्रत्याशी है वह चुनाव हारे। पूरे साहेबगंज में लगभग 300 आंगनबाड़ी सेंटर है, प्रत्येक सेंटर से 2500 रुपया का कलेक्शन होता है। कई हमारे रिलेटिव और संबंधी लोग हैं, उनसे 2500 रुपया प्रति महीना ये कौन उठाता है और वह पैसा कहाँ जाता है, यह इस प्रत्याशी को जवाब देना होगा, एनडीए के प्रत्याशी को। आप कोई भी यहाँ जो लोग उपस्थित है, हम आप लोग पत्रकार हैं, खूब अच्छी तरह से जानते होंगे साहेबगंज अंचल में जो दाखिल खारिज होता है, एक दस्तावेज पर 5000 से लेकर के 2 लाख रुपया तक लिया जाता है, वह रुपया कहाँ जा रहा है। राजू बाबू तो कभी 3 करोड़ में टिकट खरीद लेते हैं, कभी माननीय राजनाथ सिंह के पैरवी से, कभी मोतिहारी के राधा मोहन बाबू के पैरवी से टिकट तो प्राप्त कर लेते हैं, और हम लोग मन मसोर करके नरेंद्र मोदी जी के मुंह को देख करके वोट करते आए हैं। लेकिन इस बार हम लोग एनडीए प्रत्याशी राजू कुमार सिंह को हर हालत में हराने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे, और अपने वैश्य बंधुओं से अगर उनका पैर भी पकड़ना पड़ा तो हम लोग पैर पकड़ेंगे, उनके घर पर जा करके उनके परिवार के माता और बहनों से भी आग्रह करेंगे कि यह कहीं से जनसेवक नहीं है, यह व्यवसायी है, एक लगाता है और 8 पाने की इच्छा करता है। मेरे आप यहाँ जान लीजिए कि साहेबगंज का पोजीशन इतना खराब है कि जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के और मृत्यु प्रमाण तक के लिए फ्री में वह नहीं बनता है, सारा कलेक्शन कहाँ जा रहा है, इस बात को हम लोग जानते हैं। यह व्यक्ति कफन से भी टैक्स और पैसा उसीलने वाला यह व्यक्ति माननीय श्री राजू बाबू हैं। हम आग्रह करेंगे कि राजू सिंह को वे लोग हरावे। आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, प्रत्येक दस्तावेज पर 3000 रुपया कलेक्शन किया जाता है, चाहे वह पारू का हो या इस क्षेत्र का जो भी लोग जाता है, उसको एक दस्तावेज पर 3000 रुपया देना पड़ता है। आखिर वह पैसा कहाँ जा रहा है, वह 3 करोड़ और 4 करोड़ और 5 करोड़ टिकट खरीदने में ही जाता है। आप साहेबगंज का कृषि फर्म है, वहां उन्होंने झूठ मूठ का बीज उत्पादन का केंद्र बैठाया, लेकिन आज एक छटाक भी वहां बीज का उत्पादन नहीं हो रहा है। अंग्रेज का जमाने का सैकड़ों लाखों लाख का वृक्ष उनके लोग डाक बोल करके ले लिए कुछ हजार में, और उसमें करोड़ों की कमाई उन्होंने किया। साहेबगंज में उन्होंने एक मॉल बैठाया है, मॉल बना लिया है, क्योंकि वह पूर्णतः व्यवसायी हैं, और उस मॉल का छज्जी जो है सो सरकारी विद्यालय में 4 फीट बढ़ा लिया गया है। उसके पीछे हमारे आदरणीय राजकिशोर जी जो भाजपा के यहाँ अध्यक्ष रहे हैं, शुरू से सदस्य रहे हैं, उनके जमीन में से 4 फीट जमीन हड़प करके मॉल खड़ा कर लिया गया है। लाख कहने के बाद भी वे नहीं माने, क्योंकि वो तो निरंकुश व्यक्ति हैं, उनको कौन हरा सकता है। वे चुनाव जीत कर जाते हैं और दिल्ली के फार्म हाउस में जाकर के हॉर्स फायर करते हैं, और वहां एक वैश्य की महिला को गोली से मार देते हैं, अपने लाइसेंसी पिस्तौल से मार देते हैं। हम इस बात की गारंटी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसके कान में नशे के में इन्होंने कहा था कुछ गलत करने के लिए, और वह तैयार नहीं हुई थी, तो उस पर फायरिंग करके उसके मौत के घाट उतार दिया गया था। और जिसमें राजू सिंह गिरफ्तार हुए थे, कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन में उनकी पत्नी भी गिरफ्तार हुई थी, और उस केस में उन पर चार्ज हुआ है और मुकदमा
उन्हें लड़ना होगा और उसमें उनको सजा भी होगी। हम चाहेंगे अपने वैश्य बंधु से कि इस बार राजू सिंह से वे लोग परहेज करें। नरेंद्र मोदी हमारे हैं, वे राष्ट्रीय भक्त हैं, उनके साथ रहेंगे, लेकिन राजू सिंह के साथ कभी नहीं रहेंगे। राजू सिंह चीनी मिल बैठाए, 50 एकड़ जमीन गरीबों का हड़प लिया, औने पौने दाम में खरीद लिया, यह लालच दे करके कि आपके परिवार के नौजवान बच्चा को हम नौकरी देंगे। और उन्होंने चीनी मिल चालू नहीं किया, बल्कि केंद्र सरकार का चीनी मिल का 75% सब्सिडी करोड़ों रुपया हड़प लिया और 50 एकड़ जमीन का वे मालिक बन गए। हम अंत में अपने वैश्य बंधु से यही आग्रह करेंगे कि मदन चौधरी जी जो पारू में खड़ा हैं, उनको वैश्य बंधु चल करके जहां तक हो सके मदद करे और वैश्य बंधु वहां उन्हें विजय श्री दिलावे। अगर मदन चौधरी उन लोगों की कुटिल मानसा है कि मदन चौधरी हारे, ताकि जीवन में पारू और साहेबगंज में वैश्य कभी अपना सर ऊंचा नहीं कर सके। मैं अपनी व्यथा कह रहा हूं, 2010 में साहेबगंज गांधी चौक पर जब गांधी जी की प्रतिमा हम लोग बैठा रहे थे तो राजू सिंह घोर विरोध किया था, क्योंकि वह शुरू से ही वैश्य विरोधी है। वह घोर विरोध किया था, पूरे मूर्ति न बैठे इसके लिए मजिस्ट्रेट बहाल कर दिया, सैकड़ों फोर्स लगा दिया, लेकिन हम लोग जबरदस्ती उसके सीने पर गांधी जी की प्रतिमा हम लोगों ने बैठाया। और आज भी वह गांधी जी की प्रतिमा आज भी गांधी चौक का शोभा है। गांधी जी 1917 में जब चंपारण जा रहे थे तो उसी चौक पर उन्होंने विश्राम किया था, बैठा था। वहां के पुराने लोग कहते थे, इसलिए हम लोगों ने वहां के सामूहिक रूप से मिलकर के हम लोगों ने गांधी जी की प्रतिमा की स्थापना किए। लेकिन आज तक राजू सिंह जो दूसरा नाथूराम गोडसे है, वैश्य का विरोधी है, आज तक यह इसके लिए उसने क्षमा तक नहीं मांगा कि हमने क्यों रोक लगाया था। हम माननीय मंत्री राजू सिंह से कहना चाहेंगे कि वह बतावे कि आखिर गांधी जी की प्रतिमा बैठने से उन्हें क्या क्षति हो रहा था। हम आपको एक और पीछे ले चलना चाह रहे हैं कि यहाँ बड़ी मुश्किल से एक जितेंद्र गुप्ता जो इनकी पत्नी जो यहाँ नगर परिषद की अध्यक्षा हुई, उसको 2.5 साल तक इन्होंने काम नहीं करने दिया। सारे वार्ड पार्षदों को अपना रोब दाब में अपने कब्जा में कर लिया और इसे बाहर निकाल दिया। विवश होकर बेचारा फिर उसके शरण में गया है, ताकि जनता उससे पूछ रही थी कि आपको हम वोट दिए थे विकास के लिए, आपका विकास कहाँ है। राजू सिंह कोकरा की तरह अपना 10 नाखून से उसके फंड पर कब्जा जमा लिया था, इसलिए जितेंद्र जी को मजबूरी में वहां जाना पड़ा है। मैं अपने वैश्य बंधुओं से अंतिम में आग्रह करूंगा कि वैश्य बंधु इस बार राजू सिंह से परहेज करे। राजू सिंह जनसेवक नहीं है, वह प्योरली व्यवसायी है। अगर राजू सिंह इस बार हारेगा तभी साहेबगंज में कोई वैश्य या पिछड़ा यहाँ प्रतिनिधित्व कर पाएगा। इतना ही बात मैं अपने प्रेस बंधुओं से कहना चाहूंगा। आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ा है कि आज तक कभी भी वैश्य समाज एनडीए का विरोध नहीं किया। आज वैश्य समाज का लड़का पारू विधानसभा से खड़ा हुआ है, तो वैश्य समाज के उम्मीदवार को हराने के लिए जो एनडीए के वहां के विधायक थे वे निर्दलीय नामांकन दिए हैं। यह जो नीति है, यह नीति अब चलने वाली नहीं है। वैश्य समाज एकत्रित हो गया है, जागृत हो गया है, फूट डालो शासन करो, वो नीति नहीं चलेगी। आज जो है साहेबगंज में स्थानीय विधायक जी के द्वारा जो मॉल खोला गया है, वह वैश्य समाज के पेट पर लात मारने का काम किया गया है। आज हिंदुओं का महापर्व छठ पर्व है, जो बिहार का महापर्व कहलाता है। आज जो है वे जो भी रेडीमेड के व्यवसायी हैं, जो भी व्यापारी हैं, आज बेचारे मुंह ताक रहे हैं कि ग्राहक आए और वे ग्राहक मॉल में चले जा रहे हैं। अगर वे सच्चे में जनप्रतिनिधि होते तो जनप्रतिनिधि के जो जरूरियात और जरूरतें है उसको करते। आज मॉल नहीं खोलकर वे अगर नर्सिंग होम खोलते तो आज हमारे साहेबगंज के जो भी लोग हैं वे पटना मुजफ्फरपुर इलाज कराने नहीं जाते, आज साहेबगंज में ही उनकी इलाज हो जाती। जो पैसा के अभाव में मृत्यु हो जाती है वह मृत्यु नहीं होती। आज जो है हमारे वैश्य समाज के
मुखिया संघ के अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार गुप्ता जी, जो 2 टर्म से मुखिया संघ के अध्यक्ष रहे हैं, अभी भी हैं, उनके लिए ब्लॉक में एक अलग से ऑफिस की स्थापना नहीं की गई। और आज जो है, जो प्रमुख हैं, उनके लिए अलग से ऑफिस की स्थापना कर दी गई। 20 सूत्री के जो अध्यक्ष हैं, उनके लिए एक अलग ऑफिस की स्थापना कर दी गई, जबकि हम बीच में दिए थे, वह 20 सूत्री का गठन शायद नहीं हुआ है, वह गठन स्थानीय विधायक जी के द्वारा 1 सूत्री का गठन किया गया है, जो स्थानीय विधायक जी के द्वारा ही वह किया गया है। दूसरी, आज 1,30,00,000 रुपया जो दुर्गा पूजा के समय ब्लॉक में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया है, जो सरकारी फंड का दुरुपयोग किया गया है। अब हम सभी जानते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति है, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है, राज्य का जो राज्यपाल है, वह राज्य का प्रथम नागरिक होता है। ठीक उसी प्रकार नगर परिषद का जो सभापति होता है, वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, और उनके साथ जो है वह दुर्भावना से ग्रसित होकर अपमानित करने का काम किया गया है। वह जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है, हमारे नगर परिषद के सभापति जो कलावती जी हैं, उनको दर्शक दीर्घा में बैठाया गया है, और प्रमुख जो उनके स्वजाति से बिलोंग करते हैं, उनको मंच पर आसीन किया गया है। यह वैश्य समाज के प्रमुख पर तमाचा मारने का काम किया गया है। अगर आज के डेट में वैश्य समाज नहीं जाएगा, तो फिर वैश्य समाज मुंह दिखाने लायक यहाँ नहीं रहेगा, कभी भी वैश्य समाज नहीं जीतेगा। हम सभी वैश्य समाज के लोगों से आग्रह करते हैं कि हम लोग कदम में कदम मिलाकर, सभी आपसी भेदभाव को भुलाकर पारू में मदन जी को जिताने का काम करें। और यह बता दें, अब वैश्य समाज सिर्फ वोट देने का काम नहीं करेगा, वैश्य समाज जो वोट देगा और आप राज करेंगे, यह नीति अब चलने वाला नहीं है। अगर वहां वैश्य समाज के हमारे एनडीए उम्मीदवार मदन चौधरी आ रहे हैं, तो इसका खमियाजा साहेबगंज विधानसभा और बड़वाग विधानसभा में भी उनको भुगतना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं को सबसे पहले नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि आप ही हैं इस देश के चौथे स्तंभ, जो कि सही चीज को दर्शाते हैं और दिखाते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे से चलना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तो हमारे स्वजातीय, हमारे समाज के बेटे जो कि सीतामढ़ी से इलेक्शन लड़े हुए थे, जीते हुए थे, उनका टिकट काटा गया और उनके जगह पे दूसरे किसी को लड़वाया गया। और भी जगह देखा जाए तो और जगह जब टिकट कटा था, तो उसी समाज के बेटे को, उसी स्वजातीय के बेटे को लड़ाया गया, उसी को रिप्लेस किया गया। लेकिन मेरे समाज के बेटे को वहां पे अवहेलना की गई, अनदेखी की गई, है ना। अभी भी देखा जाए, विधानसभा इलेक्शन अभी सर पे है, आप जातीय गणना भी हुई है, उसके अनुसार अगर प्रतिशत निकाले तो हर जगह राजपूत ज्यादा दिए गए हैं टिकट में, और हमारे समाज में 22% जनसंख्या है, उसके अनुसार उचित भागीदारी, उचित टिकट नहीं दिया गया है। और एक जगह यहाँ पे पाड़ू में अगर हमारे समाज के बेटे को टिकट दिया भी गया है, तो वहां पे निर्दलीय अशोक सिंह लड़ गए। तो ये कहीं भी हमारे समाज के लिए सही नहीं है, हमारे समाज को अनदेखा किया जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में आपके समाज कहाँ गए? सवाल ये बनता है। ऐसे परिस्थिति में हमारे समाज से सबसे पहले ये निवेदन है कि आप जहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पाड़ू में आइए और अपने समाज के बेटे को साथ दीजिए, और एन केन प्राकरणी उनको साथ देकर जिताने का काम कीजिए। दूसरी बात, अगर मेरे समाज के साथ आप छलावा कर रहे हैं, तो आपको भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आप जहां से भी लड़ रहे हो, हम आपका सख्त विरोध करेंगे, चाहे जहां भी लड़ रहे हो विरोध करेंगे और आपको हराने का काम करेंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज के वैश्य समाज के जो कैंडिडेट पारू में हैं, मदन चौधरी, उनको विजयी बनाने के लिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीटिंग बुलाए, और उसी के तहत ये मीटिंग हो रही है। अब उसमें क्योंकि मदन चौधरी वैश्य समाज से आते हैं और एनडीए से उनको टिकट मिला है, फिर भी एनडीए के ही लोग जो दूसरे समाज के हैं, आज उनके विरोध में मोर्चा खोल करके निर्दलीय अपना नॉमिनेशन किए हैं।
इसका मतलब है कि हमारे वैश्य समाज के लोगों को, उन लोगों के मन में वैश्य समाज के लिए एक ऐसी भाव है कि यह समाज अगर पारू से हार जाता है तो साहेबगंज और पारू में फिर वैश्य कभी नाम नहीं लेगा। इसलिए वो लोग अपने एड़ी चोटी का पसीना एक किए हुए हैं कि वैश्य समाज कैसे पारू से हार जाए। हमारा ध्येय, हमारा काम है कि अपने समाज के लोगों को हम कैसे वहाँ विजयी बनावे। कौन हारता है कौन जीतता है इसके चक्कर में हम नहीं हैं। हम अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका परिणाम आप देखिएगा कि हमारा समाज कितना बढ़िया है। बनिया बोलता है, बनिया इसका सार्थक शब्द है कि बढ़िया आदमी। बनिया निश्चित रूप से बढ़िया है, तब बढ़िया कहलाता है। हमारा एक कैंडिडेट संसद में खड़ा था, सुनील कुमार पिंटू, जो पिछले साल थे। वहाँ संसद में उन पिछले साल उनको टिकट काट दिया गया, मगर दूसरे समाज के लोग वहाँ विरोध किए और पार्टी से टिकट मिला, जीत गए। मगर हमारा समाज वहाँ विरोध नहीं किया, वहाँ उन मौन रह करके उनका समर्थन ही किया। इसलिए हमारा समाज आज भी अपने पार्टी लाइन पर या सिद्धांत पर अड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़े, और हमारा समाज चूंकि 22% है और 22% में हमारी हिस्सेदारी नगण्य है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग जहाँ जहाँ से टिकट मिला है और जो लोग हमारे विपक्ष में अगर लड़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े हैं, उनको हम अगर विधानसभा में एक हम अपना मन बना लें कि वैसे लोगों को हमको कैसे सबक सिखाना है, जो हमको सबक सिखाने चले हैं कि पारू में अगर मदन चौधरी तीसरे स्थान पर चले जाते हैं तो पारू और साहेबगंज फिर बस कभी नाम नहीं लेगा। यह उनका सपना है और उस सपने को चकनाचूर करना हम लोगों का कर्तव्य है। यही कहकर मैं अपनी बात। ये लड़ाई 2025 का जो चुनाव हो रहा है पूरे बिहार में, ये असल में ये लड़ाई पिछड़ा वर्ग अगला वर्ग का ही है, लेकिन हम इस मन से नहीं बोल सकते इस बात को। मैं इस बात को खारिज करता हूँ, इसलिए खारिज करता हूँ कि मेरा जो उद्देश्य रहा है, हम लोग घर से कहो भारतीय है का नारा देते हैं और किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन इस आवाज को भी हम लोग नहीं दबाना चाहते हैं कि अगर कोई पिछड़ा है, कोई समाज अगर वंचित है किसी चीज से अपने अधिकार से, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, तो उसका आवाज को हम लोग दबने भी नहीं देंगे। इसके साथ हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे। ये इसलिए हम ये भी आवाज उठा रहे हैं आपको, जैसे कि आप 20 साल से बताया है कि यहाँ पर पिछड़ा शासन नहीं हुआ, पिछड़े लोगों का शासन नहीं हुआ। पिछड़ा लोग क्यों बोलते हैं? वंचित लोगों का शासन नहीं हुआ। 90 के बाद से देखिए पूरे बिहार में राजनीति किस तरह से चल रहा है, और 90 के पहले के क्या राजनीति था। आज जो उम्मीद हम लोग किसी थर्ड पर्सन के पार्टी से जो उम्मीद किए थे, वो भी क्या करके गया, क्या कर रहा है। यहाँ राजनीति सिर्फ हो रहा है कि किसी एक खास वर्ग को आगे बढ़ाना है, और खास वर्ग के लोगों को हर चीज में, चाहे सांसद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, प्रमुख का चुनाव हो, मुखिया का हो, चाहे ब्लॉक का बीडीओ हो, सीईओ हो, थाना हो, चाहे जहां भी देख लीजिए, हर जगह बच्चों से किसका है, हर जगह किसको लाया जा रहा है। हम लोग यहीं पर देखे हैं कि अभी 2-4 महीने पहले एक सीईओ आई थी यहाँ पर किसी अन्य वर्ग से, उसको लोग 2-3 महीने के अंदर में किस तरह से टॉर्चर करके उसको हटाया गया, ये सब कुछ देखा है यहाँ पर। उसके बाद देख लीजिए आज नगर में कितने दिनों के बाद, 15-20 साल के बाद, एक पिछड़ा वर्ग का कोई आया यहाँ पर मेयर बन करके, तो उसको भी किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। देख लीजिए 3 साल से उसको काम करने नहीं दिया जा रहा है, लगभग 3 साल होने जा रहा है। किस तरह से उसके साथ बर्ताव हो रहा है, ये छुपा हुआ किसी से नहीं है। ये पूरे बिहार में अभी जितने दल के लोग हैं, कांग्रेस हो या आरजेडी हो या बीजेपी हो या जो भी पार्टी के लोग हैं, सबसे ज्यादा टिकट किसको दिया है। अब इसमें गिन करके देख लीजिए, 150 टिकट किसको मिला है, सभी जगह से मिला दे 243 या 150 टिकट 10% वाले में मिला हुआ है। ये कहाँ जा रहा है राजनीति, इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा, इसे जान लीजिए। ये सिर्फ यहाँ साहेबगंज की राजनीति नहीं है, ये पालू की राजनीति नहीं है। हम इसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं, जो लोग 20 साल से काबिज है एक ही सीट पर, एक ही व्यक्ति काबिज है, क्या वो चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता क्या चाहती है? बदलाव हो। पार्टी भी यही कर रही है, हर पार्टी बोल रहा है कि बदलाव होना चाहिए। बीजेपी भी कर रही है सरकार बदलना चाहिए, मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, और नहीं बदलती है तो नीतीश कुमार को पहले घोषणा कर देती है, इसलिए वो बदलना चाह रही है। जन शिवराज भी चाह रहा है कि सरकार बदलना चाहिए, आरजेडी भी चाह रहा है सरकार बदलना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि विधायक बदलना चाहिए।
जब तक हम विधायक नहीं बदलेंगे तब तक सरकार कैसे बदलेगा। हमारा ये सोचे कि विधायक बदलना चाहिए, जो एक ही पार्टी का हो, चाहे किसी दल का हो, चाहे किसी भी धर्म का जाति का, उससे मतलब नहीं है। एक ही व्यक्ति अगर बार बार किसी क्षेत्र जीतता है, ये जनता के लिए अच्छा बात नहीं है, ये विकास के लिए अच्छा बात नहीं है, उससे विकास नहीं हो सकता है। जब तक आप किसी को मौका नहीं दीजिएगा दोबारा, तब तक किसी को कैसे पता कि फलना ने अच्छा किया या बुरा किया, आपको मौका देना पड़ेगा। आज पारू का सीट में देख लीजिए 20 साल से वहां पर थे एक ही व्यक्ति, लेकिन संजोग बस किसी कारण बस पार्टी का तालमेल जो भी हुआ होगा इंटरनली, उसमें उनको टिकट नहीं मिला, फिर भी उस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी वो चाह रहे कि हम इसमें आवे, फिर से लड़ाई में आवे, जबकि उनका दल उनको छोड़ चुका है उसके बाद भी। और आज यहाँ पर देख लीजिए, एक वर्ग के व्यक्ति को जिताने के लिए दूसरे उसी खास वर्ग के लोग खड़े थे जो 2-3 साल से घूम रहे थे, उनको जिताने के लिए बैठ गए, छोड़ दिए, मैदान से हट गए। ये क्या संदेश जा रहा है, इसका मतलब क्या है। ऐसे परिस्थिति में वह समाज इस बार क्या फैसला लेगा? हम वैश्य समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं। बोले ना 90% की बात हम कर रहे हैं। जो 90% जनता है वो यही बात करना चाहते हैं, सबसे यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जागिए, जगे रहिएगा, तभी आपका हक मिलने वाला है, सोइएगा तो हक नहीं मिलने वाला है। ये संदेश देना चाहते हैं 90% लोगों को। तो 90% लोग अपने अपने लोगों को जिताइए, जहां भी हो, जिस दल से, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी दल का व्यक्ति हो, अपने अपने लोगों को जिताइए।